हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न चल रहा था और अभी तक हम 4 वीडियो में करीब 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और वो प्रश्न जो हैं थोड़े से मिक्सअप रहे, लेकिन अधिकतर प्रश्न जो हैं आपके जीएस फर्स्ट पेपर के रहे। आज हम जीएस का दूसरा पेपर, सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर देखेंगे और इसमें पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न होंगे। 5 ही प्रश्न इसमें भी रहेंगे। इसका भी वैसे ही फॉर्मेट पूरा है, हमने बना रखा है। साथ में व्याख्या भी करेंगे उन प्रश्नों की, उन पॉइंट्स जो दिए हैं उन सब की हम व्याख्या भी कर दिया करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग इतने दिन से लिख रहे हैं, फिर भी आपको अभी प्रश्न को समझने में गलती हो जाती है। उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूछा कुछ जाए और बताया कुछ जाए तो इसका बड़ा गलत इफेक्ट पड़ता है ना। वो आपका उत्तर भी गलत हो जाएगा, साथ में किसी काम का भी नहीं रहे। तो इससे अच्छा है प्रश्न को समझने की कोशिश करिए कि क्या पूछा गया। जैसे कि जनजातीय विद्रोह 19वीं शताब्दी का पर हमने एक प्रश्न दिया था, तो उसमें आप लोगों ने जितने विद्रोह हुए थे उन सब का वर्णन कर रहे थे। तो उस प्रश्न में उन सभी, सबको पता है, बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था, सबको पता है। भाई हमें वो बताना है कि उसमें क्या था, उनकी विशेषताएं क्या थी, उनकी असफलता का कारण क्या था। उस प्रश्न का मतलब ये था, ना कि सभी जनजातीय विद्रोहों का हमें चर्चा करना था। ठीक है, तो प्रश्न को समझने की कोशिश किया करिए कि प्रश्न पूछ क्या रहा है और हमें बताना क्या है। इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपका उत्तर सही होगा, और जहाँ तक उम्मीद रहेगी कि आप अपने पॉइंट्स को कवर कर ले जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और प्रश्न में इतना समझा देते हैं कि भाई क्या क्या लिखना होगा, क्या नहीं लिखना होगा, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, ये सब हम बता देते हैं इतने अच्छे से, फिर भी आप लोग गलती कर ही देते हैं। तो फिलहाल चलिए, धीरे गलती करके ही सुधार किया जा सकता है, गलती करके ही सीखा जा सकता है। ठीक है, तो आज पहला प्रश्न हम देखेंगे जो 66 बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। बीपीएससी में है ना, तो उसका मेंस में प्रश्न आया हुआ था कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी ना सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता। ये प्रश्न था, है ना, मूल्यांकन करना था भाई। तो इस प्रश्न में ध्यान ये रखना है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद की जो संवैधानिक शक्तियां हैं, उनके दायित्व हैं, उनके संबंध हैं, वो किस प्रकार के हैं। प्रश्न में इस बात पर जोर दिया गया। प्रश्न में इस तथ्य का मूल्यांकन करना है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास सारे प्राधिकार तो हैं, लेकिन वो किस प्रकार की मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की अनदेखी कर मनोनुकूल संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग और दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं। इस बात को बताना है इस प्रश्न में हमें। तो उसके लिए कुछ होना चाहिए भाई, क्या मतलब पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास। पहली बात तो एक फॉर्मेट है इसमें कि भारत के राष्ट्रपति को उसमें परिचय दे देंगे, संवैधानिक प्रावधान क्या है, छोटा सा ही देना है। संविधान अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उसके कार्यों की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था होती है। ठीक है, ये प्रावधान इस तरीके से मतलब बहुत छोटा सा करेंगे, मतलब कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक राज्य अध्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति घर के बुजुर्ग सदस्य के समान होता है, जिसके पास सभी प्राधिकार होते हैं।
74 के अनुसार, अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद मतलब राष्ट्रपति को सलाह देने का काम कौन करता है? सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। छोटा सा परिचय हो जाए। फिर अब हमें ये बताना है कि हम कैसे इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि मूल्यांकन करना है यहाँ पे। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति की जो संवैधानिक शक्ति है वो क्या क्या है। तो शक्ति है, विधायी शक्ति है, नियुक्ति संबंधी अधिकार है, वित्तीय शक्ति है, सैन्य शक्ति, कूटनीतिक शक्ति है, आपातकालीन शक्ति है, वीटो की भी शक्ति है। ठीक है, ये सारी शक्तियां हैं। अब हम अगर विधायी शक्ति की बात करें तो संसद या राज्य विधानसभा द्वारा पास कोई भी विधेयक जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं तब तक वह कानून नहीं बनता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना, ये हमें व्याख्या में बता सकते हैं, बताएंगे। दूसरी चीज़, नियुक्ति संबंधी अधिकार की बात करें तो इनकी नियुक्ति कैसे होती है। अब संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, आपको भी पता है। और साथ में जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी जब नियुक्ति होनी होती है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आमतौर पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए व्यक्ति को मंत्री के तौर पर नियुक्त कर देता है। ठीक है, तो सैन्य शक्ति है, आपातकालीन शक्ति है, कूटनीतिक शक्ति है, वीटो की भी शक्ति है। इन सब चीज़ों का वर्णन करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमें निष्कर्ष भी देना है जो हमारे प्रश्न और उत्तर दोनों का तालमेल बैठा कर रखे। तो निष्कर्ष कैसा हो जाएगा कि भाई उपरोक्त सभी अधिकार संविधान द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए हैं, जिसमें मंत्रिपरिषद एक सलाहकार की भूमिका निभाता है जो कि सर्वोच्च नीति निर्धारक भी होती है। फिर भी मंत्रिपरिषद परिवार के शैतान युवा की तरह राष्ट्रपति की अवहेलना नहीं कर सकता है। साथ ही राष्ट्रपति के बिना सहयोग के किसी विधेयक का निर्माण नहीं कर सकता है, वो चाहे जैसे करें, चाहे जो करें। लेकिन राष्ट्रपति के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है किसी विधेयक को पारित कराने में, किसी विधेयक को कानून बनाने में। इस तरीके से हम एक निष्कर्ष दे देंगे। बात समझ रहे? चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान प्रकृति में संघीय लेकिन भावना में एकात्मक है। तो जाहिर सी बात है कि भाई प्रक्रिया वही अपनानी पड़ेगी कि पहले तो भारतीय संविधान क्या है, फिर उसकी प्रकृति कैसी है, फिर संघीय और प्रकृति संघीय है तो भावना एकात्मक कैसे है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना की अनुशंसा के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद अंततः 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट जोड़ सकते हैं, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया, जिसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, ये हो गया परिचय। अब भारतीय संविधान के संघात्मक और एकात्मक लक्षण बताने होंगे हमें। तो हम संघात्मक लक्षण और एकात्मक लक्षण सबको पता होंगे, इसमें कुछ नया हम नहीं बताएंगे। तो संघात्मक लक्षण देख लेंगे तो लिखित संविधान है, केंद्र राज्य शक्ति विभाजन है, संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, लोकसभा राज्यसभा, भारतीय। तो ये क्या है, संघीय लक्षण है। तो एकात्मक लक्षण क्या है, तो भारतीय संविधान के जब एकात्मक लक्षण की बात करेंगे तो उसमें एकल संविधान, संविधान का लचीलापन जो संशोधन प्रक्रिया के मामले में है, राज्यसभा प्रतिनिधित्व में असमानता होती है, असमानता भी है, प्रति 10 लाख जनसंख्या है ना, आपातकालीन उपबंध है,
एकल नागरिकता है, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, कैग का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार होता है। सशक्त केंद्र, शक्ति विभाजन के मामले में देखा जाए, राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में देखिए, एकीकृत निर्वाचन मशीनरी भी है, राज्यों के विधेयक पर वीटो भी केंद्र के पास है। तो इनका हम वर्णन करने के बाद थोड़े थोड़े शब्द देने, क्योंकि पॉइंट आप बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना, और बताना तो है ही है, क्योंकि आप पॉइंट जब बता देंगे ना, चाहे आप एक फॉर्मेट मतलब बना दीजिए, अरे संविधान दो तरीके, संघात्मक, एकात्मक। संघात्मक में ऐसे कर दीजिए, एकात्मक में फिर ऐसे कर दीजिए। निष्कर्ष भी दे सकते हैं आप, लेकिन थोड़ी सी व्याख्या कर लेंगे तो थोड़ा शब्द भी दिखेगा, पेज भी खपेगा उसमें, है ना, तो थोड़ा सा पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, समझ रहे हैं। और उसके बाद हमें निष्कर्ष दे देना है जो आपके प्रश्न के अनुसार होगा और उत्तर से तालमेल बैठाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न आपका पूरा हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है। भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, इसकी व्याख्या करनी है। तो कैसे उन्मुख है? संघीय ढांचा क्या है? तो इस प्रश्न में सबसे पहले हमें केंद्र राज्य संबंध संघीय ढांचे से संबंधित है, ये बात ध्यान में रखनी है। फिर ध्यान ये भी रखना है कि संविधान के उन प्रावधानों की व्याख्या करने की मांग की जा रही है इस प्रश्न के अनुसार, इस प्रश्न के अनुरूप, मतलब इस प्रश्न के आधार पे, कि जो केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। प्रश्न की डिमांड नहीं, तो फिर क्या करेंगे? हम आएंगे हमने इसके बॉडी को बता दिया कि मेन चीज़ है क्या इस प्रश्न में। अब उसका स्ट्रक्चर एक हो जाएगा, एक फॉर्मेट दिमाग में आ जाना चाहिए। तो फॉर्मेट में सबसे पहले आपको भी मालूम है, छोटा सा परिचय जरूरी है। तो भारतीय संघीय ढांचे में केंद्र राज्य स्तर पर दोहरी सरकार का प्रावधान है। संविधान के द्वारा इन दोनों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन लिखित संविधान के माध्यम से किया गया है। लेकिन व्यवहार देखा जाए तो भारत के संघीय ढांचे में केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां ही अधिक दृष्टिगोचर होती रही हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सीवियर के अनुसार भारत में अर्धसंघवाद की उपस्थिति को दर्शाया गया है। इससे इनकी लाइन से शुरुआत कर सकते हैं उत्तर की अपनी, ठीक है। तो अब जो संवैधानिक प्रावधानों से ये बात स्पष्ट होती है कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, तो वो कैसे? तो कुछ ही प्रावधान, ये मान चलिए कि एकात्मक शक्ति की बात यहाँ पे हम बताएंगे। तो एकात्मक शक्ति में क्या है? राज्य का निर्माण, नाम, उसकी सीमा में परिवर्तन राज्य के हाथ में है, केंद्र के हाथ में होता है। दूसरी चीज, राज्यपाल की नियुक्ति, विधायी शक्ति के मामले में जहाँ पर आप लोग पढ़े भी होंगे कि केंद्र और राज्य का जहाँ पर भी, जैसे वैसे तो राज्य और केंद्र सूची समवर्ती सूची में विभाजन है, समवर्ती सूची के मामले में भी देख लीजिए, तो वहाँ पर जब राज्य और केंद्र दोनों में टकरार होती है तो क्या होता है? तो वहाँ पे केंद्र सरकार का जो कानून होता है उसको मान्यता दे दी जाती है, ठीक है। इस मामले में दूसरी चीज़, राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बना लिया जाता है। कार्यकारी शक्ति के मामले में देख लीजिए। उसके अलावा वित्तीय स्थिति है इसकी, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान, संविधान संशोधन की शक्ति, साथ में एकीकृत न्यायपालिका है। यही सारे तो प्रावधान है कि जिसके आधार पे हमें बता सकते हैं
कि भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है। यही सारे प्रावधान है इसमें। कार्यकारी शक्ति अगर ना समझ में आ रही है तो ध्यान रखना कि राज्य की कार्यपालिका पर केंद्र सरकार का प्रभुत्व और प्रभाव अग्रलिखित है। जैसे अनुच्छेद 260 की बात कर लीजिए, अनुच्छेद 262 है, अनुच्छेद 263 है। 260 क्या है भाई, कि भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों से संबंध स्थापित करने की अधिकारिता संघ के पास ही होती है। 262 में क्या है, अंतर्राज्य नदी जल विवाद समाधान के लिए केंद्र सरकार को शक्ति मिली हुई है। 263 क्या है, अंतर्राज्य परिषद के गठन संबंध में केंद्र को शक्ति दी गई है। अखिल भारतीय सेवा आपातकालीन प्रावधान, इन सब के बारे में आपको सबको पता है। संशोधन की प्रक्रिया अगर आप बात करें तो संशोधन की प्रक्रिया में अनुच्छेद 368 संशोधन के लिए राज्यों की शक्तियां लगभग क्या है, नगण्य ही है। संविधान संशोधन की शक्ति पूरी तरह से संसद को प्राप्त है, ये बात हमें नहीं भूलनी है। ठीक है, इन सब के अलावा क्या है भाई, एक लेखा परीक्षक, कैग, एक है ना, एकल नागरिकता है। ये सब भी भारतीय संघीय ढांचे के केंद्र की तरफ उन्मुख होने की विशेषता के रूप में माने जा सकते हैं। संविधान निर्माताओं ने संविधान में इस तरह के प्रावधान भारतीय समाज में विद्यमान विशेषताओं को ध्यान में रखकर की थी। इससे देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा मिलता है तथा संपूर्ण देश एक सूत्र में बंधता हुआ नजर आता है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हो गए। अंत में हमें निष्कर्ष भी देना है। उपरोक्त आधार पर हम कह सकते हैं, उपयुक्त कथनों के आधार पर हम कह सकते हैं या कहा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से निष्कर्ष आप दे देंगे तो इससे आपका उत्तर भी पूरा हो जाएगा, शब्द सीमा भी नियंत्रण में रहेगी और साथ में आपका कंटेंट भी कंप्लीट रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले हमें समझना होता है कि भाई प्रश्न में पूछा क्या गया है। जब तक आप प्रश्न को नहीं समझेंगे तब तक आप उत्तर सही नहीं लिख सकते हैं। बात समझ? तो पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, शब्द सीमा को ध्यान में रखना है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें ध्यान ये रखना होगा कि प्रश्न में आखिरकार पूछा क्या गया है। तो अगर इस बात को आप ध्यान में रख लिए, इस बात को आप समझ लिए तो कन्फर्म है, जाहिर है कि आप अपना उत्तर अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद हम यही करते हैं यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फिर। अगला प्रश्न है भारतीय राज्यों के, देखिए डबल इन्वर्टेड कामा में है ये, भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। तो बिहार विशेष के संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है हमें। तो प्रश्न अगर समझ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उत्तर आप लिखेंगे बढ़िया, किसी प्रकार की झंझट नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो भाई ध्यान ये रखना है कि भारतीय राज्यों में असमान विकास और उससे उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं से संबंधित है ये प्रश्न। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रश्न में असमान विकास के कारण, ध्यान रखना, असमान विकास के कारण बिहार में उत्पन्न होने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के क्या करना, समस्याओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, ना कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास की बात बिहार के संदर्भ में बताना है। ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया गया है ये तो सही है, ये तो है, ये तो हकीकत, ये तो है ही है। तो हमें बताना है कि बिहार के संदर्भ में ऐसा कैसे है, तो वो हमको बताना है। ठीक है, मेन पॉइंट ये है हमारा प्रश्न का जो मुख्य भाग है वो यहाँ पे आपको नज़र आना चाहिए।
ये तो एक स्टेटमेंट के रूप में दिया गया ना, डबल इन्वर्टेड कामा में है ये, और ये है कन्फर्म, ये तो सही है ना, तभी तो प्रश्न में ऐसा दिया गया, डबल इन्वर्टेड कामा में दिया गया है भाई। तो हम इसमें सामाजिक आर्थिक समस्या और राजनीतिक समस्या पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि विकास के बारे में थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा कि भारत के विभिन्न राज्यों के बीच विकास में समानता पाई जाती है, असमानता पाई जाती है। कुछ राज्य हैं जो कि विकास का उनका सिस्टम अलग है, एक स्पीड से चल रहे हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, लेकिन कुछ राज्य और भी हैं, उड़ीसा है, बिहार है, ठीक है। इस सब के मामले में देख सकते हैं, साथ में उत्तर पूर्वी राज्य भी हैं। वो अंतर हमको दिखता है कि बिहार में विकास कैसा है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात में विकास कैसा है। इसके कारण कई सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं ने जन्म लिया है। तो हमें सामाजिक आर्थिक समस्या के बारे में बात करनी ना, तो कैसी समस्या भाई। सामाजिक आर्थिक में शिक्षा का निम्न स्तर है, पहली चीज शिक्षा का निम्न स्तर है, गरीबी और बेरोजगारी है। अब गरीबी बेरोजगारी है तो निर्धनता तो रहेगी ही, ठीक है। गरीबी बेरोजगारी है, इससे बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी भाई। बेरोजगारी है तो क्या होगा, अभी बेरोजगारी है, आदमी के पास कोई काम धंधा है नहीं तो क्या करेगा, दिन भर बैठ के इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, है ना, ताका झांकी कर लेगा, है ना, घूमने निकल जाएगा कहीं, मारपीट करके आएगा, तो अपराध की दर भी बढ़ेगी। और पढ़ा लिखा अगर समझदार नहीं है तो जातिवाद वाले मामले में सबसे ज़्यादा भरोसा करेगा फिर, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आखिर है क्या ये चीज़ है क्या, उसको इसके मामले में नहीं पता होगा। फिर स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुंच, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद बढ़ेगा, असमान ग्रामीण विकास। राजनीतिक समस्या क्या है, तो राजनीतिक समस्या के रूप में देखेंगे राजनीतिक और आपराधिक गठजोड़ जो चल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल मत दीजिए लेकिन आप बता सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता, उसमें भी तो कमी है कहीं ना कहीं। केरल में पढ़े लिखे लोग हैं तो जानते हैं कि उसका मतलब क्या है ना। इसके अलावा फिर जाति के आधार पर राजनीति, ये वाला मामला सबसे खतरनाक है। इस वाले मामले में अपनी रोटी सेक लेते हैं लोग। ये सब चीज़ें हैं। अब इनका अगर वर्णन करना चाहें कि जाति के आधार पर राजनीति कैसी है, तो बिहार की राजनीति में जाति हमेशा से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव में जीत के लिए जाति का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया जाता है। इससे राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है ना। आप लोग देखते होंगे वर्तमान में बिहार देश की सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था में से एक है। आर्थिक विकास के साथ ही सामाजिक राजनीतिक समस्याओं के समाधान की आशा भी है नहीं। तो भाई निष्कर्ष भी तो देना पड़ेगा। निष्कर्ष क्या है, एक निष्कर्ष के रूप में आपको कुछ न कुछ शब्द लिखने होंगे। तो वो जो शब्द होंगे वो कहाँ से आएंगे, वो आपके प्रश्न से आएगा। आपके इस उत्तर जो आपने लिखा है, पॉइंट्स दिए हैं थोड़े से, उसमें से कुछ निचोड़ होगा और कुछ होगा जो संभावनाएं हैं। इन सब का मिक्स होगा, वो सबका मिला जुला रूप होगा निष्कर्ष आपका। निष्कर्ष यही है ना, ठीक है। और निष्कर्ष के साथ आप अपना उत्तर समाप्त कर देंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा। और वीडियो अब 2 या 3 दिन के अंतराल पे होगा, क्योंकि प्री एग्ज़ाम आ गया है तो उसमें भी थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी अब,
ठीक है, और उस पर फोकस बना के रखिए। बाकी एक एक प्रश्न आप लिखते रहिए डेली, ना भी प्रश्न दे तब भी आप लिख के भेज दीजिए उसको, कोई भी एक प्रश्न लिख के भेज दो। चेक करने की जिम्मेदारी हमारी है, हम चेक करेंगे, आप लिख के भेजिए बस, ठीक है। हम प्रश्न दिए हैं कि नहीं दिए हैं, नहीं दिए हैं तो आप लिखेंगे कैसे, ये समस्या नहीं है। आप कोई भी प्रश्न लिख के भेजो, चेक हम देख लेंगे उसे, जो कमी होगी हम बताएंगे, अच्छा होगा तो भी कुछ ना कुछ बताएंगे क्या और कर सकते हैं कि आपका उत्तर और अच्छा हो जाए, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतिम प्रश्न है आज का, और इसमें जो अंतिम प्रश्न है कि भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना करनी है भाई। मतलब क्या है इस प्रश्न का, इस प्रश्न को देने का मतलब क्या है? तो मतलब तो ये भाई कि ये जो प्रश्न है इस संसद से संबंधित उन सभी पक्षों की विवेचना करने की मांग करता है। ये प्रश्न कि जो संसद को राष्ट्रीय एकीकरण का प्रभावी मंच बनाते हैं। समझ रहे? तब इसमें एक परिचय के रूप में लिख सकते हैं। जैसे परिचय देखिए लिखे हैं कि संसद एक विशिष्ट और केंद्रीय स्थान के रूप में भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विद्यमान है, जो कि देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया जाता है। ये प्रश्न पूछा भी गया है, ये वाला स्टेटमेंट ध्यान रखना है, प्री में पूछा गया है भाई कि संसद के निम्नलिखित में से कौन कौन से अंग हैं। ठीक है, संसद में किन किन को शामिल किया जाता है। तो ये एक चीज ये हो गई। अब दूसरी बात तो ये हमें मुख्य बात पे ध्यान देना होगा कि राष्ट्रीय एकीकरण का ये प्रभावी मंच है तो है कैसे। तो मंच है तो है भाई, अब वो कैसे है इस बात पे हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहली बात कि संपूर्ण देश का ये प्रतिनिधित्व करता है भाई, संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है। कैसे कि संसद के लोकसभा, राज्यसभा को क्रमशः निचला सदन और उच्च सदन बोला जाता है। राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते, जबकि लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह से देखा जाए तो संसद में संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व होता है। देश के विभिन्न भागों से आए प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र और अपने लोगों की समस्याओं को संसद में रखते हैं, और इन जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपने क्षेत्र के लोगों के विचारों को संसद के समक्ष रखा जाता है। इतना बड़ा आप ना लिखिए, इसको आप थोड़ा छोटा करके लिखिए। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, संपूर्ण देश के लिए विधि निर्माण। संसद में कोई कानून बनेगा तो पूरे भारत में लागू होगा वो, क्योंकि यह विधि निर्माण की सर्वोच्च इकाई है, सर्वोच्च संस्था है भाई। विधायी प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में संपन्न होती है, और संसद में साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक पारित किए जाते हैं, और संसद द्वारा निर्मित विधि जो है संपूर्ण देश में क्या होती है, लागू होती है। और यह याद रखना है कि संसद के द्वारा जो विधि बनाई जाती है, जो विधि का निर्माण होता है, उसी के माध्यम से लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित किया जाता है। बात समझ में? अगला पॉइंट क्या है कि संसद में समाज के वंचित वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व होता है और एकीकरण भी है। SC ST समाज के सबसे पिछड़े वंचित वर्ग हैं, तो समाज का यह वर्ग देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा भी है। 8.06%, 8.06% 2011 की जनगणना के अनुसार ST की जनसंख्या है, भारतीय जनसंख्या में उनका हिस्सा है। तो देश की सर्वोच्च विधि निर्मात्री अंग में इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इनकी जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं।
हालांकि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई, लेकिन उनका निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा किया जाता है, ये सबको पता होगा। तो ऐसा प्रावधान करके क्या हुआ? ऐसा प्रावधान करके अनुसूचित जाति जनजातियों का देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में एकीकरण सुनिश्चित किया गया है। तो अगला पॉइंट क्या बनेगा? अगला पॉइंट बनेगा भाई कि लोक महत्व के मामलों पर चर्चा होती है। वो कैसे? कि संसद में लोक महत्व के विभिन्न मामलों पर व्यापक चर्चा होती है, क्योंकि कई क्षेत्रों के प्रतिनिधि वहां आते हैं और सभी क्षेत्रों की बात करेंगे, वहां पे सभी समुदायों की बात करेंगे वो। इसके अलावा संसद की निर्वाचन प्रक्रिया कैसी है वो भी देखना पड़ेगा। तो संसद की निर्वाचन प्रक्रिया अगर हम बता रहे हैं तो भैया इसमें ध्यान ये रखना है कि लोकसभा की अपनी निर्वाचन प्रक्रिया है, राज्यसभा की अपनी है, और राष्ट्रपति जो अभिन्न अंग के रूप में हैं, संसद के एक अभिन्न अंग के रूप में इनको शामिल किया जाता है। और याद रखना, राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक इनकी मुहर नहीं लगती है तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। ये पॉइंट हमें याद रखना है। तो इन तीनों के निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी है? मान लीजिए आपको इन तीनों की वर्णन भी करना हो कि लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। तो याद रखना, लोकसभा की जो निर्वाचन प्रक्रिया उसकी अधिकतम संख्या कितनी? 552 है। 530 राज्यों से और 20 होते हैं संघ राज्य क्षेत्र से, 2 एंग्लो इंडियंस। लेकिन एक चीज़ और है कि इस बार एंग्लो इंडियंस का वो मतलब आरक्षण वाला वो समाप्त कर दिया गया है। लेकिन वर्तमान समय में 545 सदस्य हैं। और याद ये भी रखना है कि इनका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष विधि द्वारा, प्रत्यक्ष विधि से इनका चुनाव किया जाता है। राज्यसभा के लिए क्या है? अधिकतम सीट है 250, वर्तमान में 245 है, 245। 12 सदस्य जिसमें से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। चौथी अनुसूची में राज्यों के प्रतिनिधि के चुनाव सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। चौथी अनुसूची में ये पॉइंट याद रखना, कई बार पूछा गया प्रश्न। इस तरह से संविधान में ऐसा प्रावधान है कि संसद की निर्वाचन प्रक्रिया में संपूर्ण देश शामिल हो जाए। अब बात होती है राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी भाई? इनके निर्वाचन में आपको पता है कि राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित बात कर रहे हैं हम, है ना, विधानसभा के सदस्य नहीं बोल रहे हैं या विधानमंडल के सदस्य नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हम बोल रहे हैं, शामिल होते हैं। अच्छा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है, जाहिर सी बात है कि दिल्ली और पुडुचेरी, साथ में जम्मू कश्मीर भी विधानसभा है, वहाँ के भी लोग शामिल होंगे सदस्य। इसके अलावा राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है। इस हिसाब से क्या है भाई? इस हिसाब से राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलता है ना, कि सबके प्रतिनिधि उसमें भाग लिए हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, है ना। हमने जो चैप्टर पढ़ाया है राष्ट्रपति वाला चैप्टर, जो पॉलिटी में हमने पढ़ाया है, उसमें हमने बताया भी है। ठीक है। देश की एकता और अखंडता का परिचायक है भारत के राष्ट्रपति का पद। इसका भी आप जिक्र कर सकते हैं चाहे तो इतनी सारी चीज़ें अगर बताएंगे तो हमें नहीं लगता कि आपको कोई शब्द छूटेगा। शब्द सीमा आपकी बरकरार रहेगी ही रहेगी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने पूरा का पूरा कंटेंट बता दिया। जब कंटेंट ही पूरा दे दिए हैं तो और क्या चाहिए? निष्कर्ष भी देना पड़ेगा, तो दे सकते हैं भाई,
नॉर्मल तो दे देंगे। तो निष्कर्ष दे दीजिए कि उपरोक्त प्रावधानों के आधार पे यह कहा जा सकता है कि भारत की संसद राष्ट्रीयकीकरण का एक प्रभावी मंच है। हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भैया ये सारे प्रश्न आपको कवर करने होंगे। तो क्या क्या, एक प्रश्न के लिए क्या क्या करना होगा भाई? पहली बात तो भैया समझना होगा कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। दूसरी चीज़, आप प्रश्न को पार्ट्स में डिवाइड कर दें। डिवाइड कर देंगे तो आसानी हो जाएगी आपको प्रश्न को समझने में, और अगर आपको समझने में आसानी हो गई तो कन्फर्म है कि आप अपना उत्तर बहुत बेहतर तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो आज के प्रश्न जो हैं बस यही इतने हैं। 5-5 प्रश्न का ही करवाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरीके से आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली वीडियो जो आएगी वो आज शुक्रवार है, तो अब जो वीडियो आएगी वो संडे या मंडे को। ठीक है, बीच में थोड़ा सा हमें गैप चाहिए होगा, हम वो बता देंगे, वो गैप हम ले लेंगे, उसकी चिंता मत करिएगा आप लोग। ठीक है, कुछ दिन का ही गैप रहेगा, वो 4 या 5 दिन का बस। ठीक है, 1 हफ्ता मान के चलिए लगभग। ठीक है, वैसे 5 दिन का है पूरा गैप। 1 दिन और एक्स्ट्रा ले लीजिए इधर, 1 दिन और एक्स्ट्रा उधर, तो 7 दिन, 1 हफ्ते का गैप होगा हमारा। ठीक है, लेकिन उससे पहले जितना हो सके उतना करेंगे, फिर उसके बाद फिर से चालू हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम ये समाप्त करेंगे, और अगली वीडियो के साथ हम संडे या मंडे को जो वीडियो बनेगी उसमें फिर देखेंगे इस विषय को लेकर। बाकी जो विषय हैं, करंट अफेयर है, टेस्ट सीरीज का है, कुछ बिहार स्पेशल के लिए होगा, वो सब कुछ न कुछ आपको मिलता ही रहेगा बराबर से। लेकिन इस टॉपिक की बात जो होगी वो संडे या मंडे को होगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।